हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दो शानदार कविताएं, जिनमें से पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता है संगतकार। तो परीक्षा की दृष्टि से ये कविताएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पद्यांश भी आते हैं और प्रश्नोत्तर तो हमेशा आते ही हैं। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा पाठ का सारांश भी पढ़ते हैं, तो इस बार भी हम यही करेंगे कि हम कविताओं का सारांश और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले समझते हैं यह दंतुरित मुस्कान की कविता का भाव क्या है। तो मूलतः यह कविता लिखी थी महाकवि नागार्जुन जी ने, और अब हम जानते हैं कि कविता का भाव क्या है। तो देखिए, यह दंतुरित मुस्कान में कवि ने एक बच्चे की मनमोहक मुस्कान का चित्रण किया है। कवि के अनुसार बालक की मोहक भंगिमाएं बड़ी ही आकर्षक एवं मधुर होती हैं। बालक की इस मधुर मुस्कान से पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। तो मूलतः बेटा, इस कविता में कवि ने बालक की मुस्कान का वर्णन किया है कि एक बालक की जो मुस्कान होती है, एक बालक की जो प्रसन्नता होती है, उसका चित्रण कवि ने किया है। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं, समझते हैं कविता के अर्थ को। पहला पद इस प्रकार से है: तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बास्था के बबूल। तो बेटा, ये थी कविता का पहला पद। आइए अब इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। तो देखिए, भावार्थ इस प्रकार से है: कभी नन्हे बच्चे की मुस्कान पर मंत्रमुग्ध होकर कहता है कि तुम्हारे ये दांत निकालकर हंसना, यानी कि दांत निकालकर मुस्कुराना मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकता है। अर्थात तुम्हारी मुस्कान देखकर निराश हताश लोगों में भी प्रसन्नता का भाव आ सकता है, वो भी खिल उठते हैं। उनकी निराशा भी हताशा में उनकी निराशा और हताशा भी दूर हो जाती है। आगे कवि ये कहता है कि धूल धूसर, यानी कि धूल से सने हुए तुम्हारा जो शरीर है, इसको देखकर ऐसे लगता है जैसे हमारी जो झोपड़ी है, हमारी जो कुटिया है, उसमें कमल खिल रहा हो। आगे कवि बता रहा है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर पत्थर भी पिघल जाता है, अर्थात कठोर हृदय। बेटा, पत्थर से यहाँ आशय कठोर हृदय व्यक्ति से। कुछ लोग होते हैं ना, जो बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होते हैं, तो ऐसे ही लोगों से है कि ऐसे मनुष्य जो बहुत कठोर हैं, वो भी तुम्हारा स्पर्श पाकर, यानी कि तुम्हारी मुस्कान को देखकर बड़े ही भाव से भर जाते हैं, वात्सल्य भाव से वो भर जाते हैं। तो बेटा, आगे कभी कहता है कि जिसको तुम्हारा स्पर्श हो जाए, यानी कि जिसको तुम छू लो, फिर चाहे वो बांस हो या बबूल हो, उससे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, यानी कि वो भी शेफालिका के फूलों की तरह कोमल हो जाता है। बेटा, यहाँ एक चीज और समझ लेना: बांस और बबूल, ये जो दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, इनका मूल अर्थ इस बात से लिया गया है, ऐसे व्यक्तियों से लिया गया है जो बहुत ही थोड़े से रूढ़ स्वभाव के होते हैं, जो बहुत ही खिन्न और कठोर स्वभाव के होते हैं। तो बेटा, ऐसे व्यक्तियों के लिए ही कहा गया है कि जब भी वो बच्चे के संपर्क में आते हैं, बच्चे की मुस्कान को देखेंगे, तो उनका जो रूढ़ स्वभाव है, यानी कि जो बहुत ही खिन्न स्वभाव है, वो भी परिवर्तित हो जाता है प्रसन्नता के भाव में। तो इस प्रकार से बच्चों, हमने इस पद का अर्थ समझा। आइए बढ़ते हैं आगे अगले पद की ओर। चलते चलते बेटा, एक चीज और समझ लेते हैं कि आपने अलंकार पढ़ लिए हैं, और अलंकार की दृष्टि से यहाँ दो अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से पहला है मानवीकरण अलंकार और दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है सबसे पहली लाइन में: तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यहाँ जो बेटा ये पंक्ति है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ होता है जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। तो आप जैसे इस पंक्ति में देख पा रहे हैं कि दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो बेटा, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी बच्चे की मुस्कान से कोई मृत व्यक्ति जीवित हो जाए, पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, और इसी कारण ही इस पंक्ति में आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अब बात करते हैं बेटा मानवीकरण अलंकार की। तो मानवीकरण अलंकार को मैंने आपको बताया था कि जब प्रकृति पर ये आरोप हो, यानी कि जब प्रकृति मनुष्य सदृश व्यवहार करने लगे, ऐसा लगने लगे कविता के अंदर कि प्रकृति जो है वो मनुष्य की तरह व्यवहार कर रही, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण इस प्रकार है: छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था के बबूल। तो बेटा, यहाँ जो प्रकृति थी वो व्यवहार कर रही थी छूने का। तो इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि इस पंक्ति में भी मानवीकरण अलंकार है। तो बेटा, ये जो प्रश्न है, ये जो दो पंक्तियां हैं, ये आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अलंकार हमारे सिलेबस का पार्ट है, और अलंकार
जहाँ तक है जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से अलंकार आपको आने हैं वस्तुनिष्ठ रूप में, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में। तो हो सकता है कि आपको उदाहरण देके पूछ लिया जाए कि ये कौन सा अलंकार है। बच्चों बढ़ते हैं आगे इसके बाद और देखते हैं हमारा अगला पद। देखिए अगला पद इस प्रकार से है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए होगे। आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं तकता ना देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो बेटा ये था दूसरा पद। आइए इसके भाव को समझते हैं। देखिए अपनी ओर देखते हुए बच्चे से कवि कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, फिर भी क्या तुम मुझे एकटक देखते रहोगे। यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि बालक कवि से परिचित नहीं है, पर वह कवि को एकटक देखता रहता है। जिस पर कवि बच्चे से कहता है कि एकटक मुझे देखने से शायद तुम थक गए हो, चलो मैं ही अपनी नज़र तुमसे हटा लेता हूँ। आगे कवि बालक से कहता है कि क्या हुआ जो तुमसे पहली बार मुलाकात हुई है और पहली बार की मुलाकात में हमारा परिचय नहीं हो सका है। यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो मैं शायद तुम्हें और तुम्हारी इस मुस्कान को देख ही ना पाता, इस मुस्कान को जान ही ना पाता। तो बेटा इस प्रकार से कवि कहता है कि भाई होता यह है कि कवि जाता है बालक के घर और जब बालक देखता है कि एक अजनबी सामने है तो उसको देखकर बड़ा ही शर्मा सा जाता है, बड़ा ही सकुचा सा जाता है और उसको एकटक देखता रहता है कि भाई ये कौन आ गया है, क्या है और किस प्रकार से ये व्यक्ति हमारे साथ है। तो उसको देखता रहता है और ये भाव जो होता है वो कभी समझ जाता है। तो कभी ये भी कहता है अपनी कविता में कि भाई तुम मुझे परिचित तो नहीं हो मुझसे, पर तुमने मुझे देख लिया और तुम मुझे देखते रहे हो, तो चलो मैं तुमसे अपनी नज़र हटा लेता हूँ। तो इस तरीके से बेटा इस पद का अर्थ भी हमने समझ लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला पद है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंख चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो बेटा ये था तीसरा पद। आइए इसके अर्थ को समझ लेते हैं। देखिए अर्थ इस प्रकार से है, कवि बच्चे से कहता है कि तुम्हारी माता धन्य है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से पंचामृत चखा रही है। बेटा ये शब्द गलत है, इसको चखा रही है अर्थात बच्चे को अपने वात्सल्य से तृप्त कर रही है। कवि अपने विषय में बच्चे से कहता है कि मैं लगातार घूमने वाला एक अतिथि हूँ जिससे तुम्हारा कोई विशेष संपर्क नहीं है। जब तुम कनखियों से मेरी ओर देखते रहो और मेरी ओर देखते हो, मैं तुम्हारी मुस्कान देखता हूँ, मुझे तुम्हारी मुस्कान बड़ी ही सुंदर लगती है। बेटा कवि ये कहता है कि भैया हम जो है ना घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ, चिर प्रवासी हैं। यानी कि प्रवासी मतलब बेटा जो टहलता रहता है, यहाँ से वहाँ यात्राएं करता रहता है, प्रवास जो करता है उसे कहते हैं प्रवासी। तो कवि कहता है कि मैं प्रवासी हूँ और यहाँ से वहाँ घूमता रहता हूँ। और इसी घूमने के क्रम में होता यह है कि जब मैं तुम्हारे घर आया तुम मुझसे परिचित नहीं थे, पर तुम्हारी माता धन्य है कि जो तुम्हें मधुपर्क चखाती रहती है, यानी कि अपने वात्सल्य से तृप्त रखती है। और इस तरीके से जब तुम मुझे कनखियों से देखते हो तो मुझे तुम्हारा ये देखना और तुम्हारी मुस्कान बड़ी ही सुंदर लगती है। बेटा ये था अर्थ। आइए बढ़ते हैं आगे अगले पद की ओर। चलिए बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से है, बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बच्चों क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे की दंतरित मुस्कान को देखकर कवि प्रफुल्लित हो उठता है, उसके हृदय में वात्सल्य एवं स्नेह जाग जाता है। बालक को देखकर कवि के मन में कई कल्पनाएं करवट लेती हैं जिससे कवि ने कविता में व्यक्त किया है। तो बेटा देखो होता यह है कि बालक कवि के संपर्क में आता है, कवि उसको देखता है और उसकी जो मुस्कान होती है उस पर प्रसन्न होकर अपना वात्सल्य भाव हार जाता है और इसी वात्सल्य भाव को हारते हुए एक कविता लिखता है जिसको हम पढ़ते हैं यह दंतरित मुस्कान। अब बेटा इस प्रश्न में तीन चीजों का जिक्र किया गया है। पहला है कि कवि प्रफुल्लित हो उठता है, जिसको आप पहली लाइन में लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन में आप बताएंगे कि कवि के मन में कई कल्पनाएं
व्यक्त होती हैं, यानी कि कवि के मन में कई कल्पनाएं उठ जाती हैं, करवट लेती हैं और सबसे अंत में बताएंगे कि ये इन्हीं कल्पनाओं के आधार पर वो कविता लिखता है। तो बेटा इस प्रकार से आपकी जो आंसर है वो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा, जांचने वाले को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, उसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। बेटा इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है? उत्तर इस प्रकार से है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान का मूल अंतर भाव एवं संवेदना का है। एक और जहां बालक की मुस्कान उसके हृदय एवं प्रसन्नता से उत्पन्न होती है, यानी कि बच्चे देखो जब बालक प्रसन्न होते हैं, जब उनका हृदय बड़ा ही गदगद होता है तभी वो मुस्कुराते हैं, तभी उनकी जो मुस्कान है वो जन्म लेती है। वहीं एक वयस्क की मुस्कान भिन्न मनोभावों का संयोग है, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति की जो मनोभाव हैं उसकी मुस्कान के अनुरूप होते रहते हैं। जैसे कभी वो हंसता है, हास्य भाव के कारण भी उसकी मुस्कान जागती है, कुटिलता के कारण भी उसकी मुस्कान जागती है, कपट के कारण भी उसकी मुस्कान जागती है। तो इस तरीके से बेटा अंतर है एक व्यक्ति की मुस्कान में और एक बालक की मुस्कान में। बालक की मुस्कान हमेशा प्रसन्न भाव के कारण आती है, जब बालक प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है, तब वो मुस्कुराता है। पर व्यक्ति की मुस्कान विभिन्न विभिन्न मनोभावों का संयोग है। कभी कभी किसी के साथ छल करके मुस्कुराता है, कभी किसी के साथ कपट करके मुस्कुराता है और कभी किसी के साथ मजाक करके मुस्कुराता है। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार था। बढ़ते हैं आगे। देखिए, कवि बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त करता है? उत्तर इस प्रकार से है, कवि बच्चे की मुस्कान को निम्न बिंबों के माध्यम से व्यक्त करता है। अब कौन कौन से बिंब हैं भाई, तो देख लेते हैं। बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जाना जाती है। फिर उसके बाद कवि क्या कहता है कि भाई धूल धूसर गात तुम्हारे, मतलब धूल से सना शरीर देखकर ऐसे लग रहा है कि भैया जैसे हमारी झोपड़ी में ही कमल खिल रहे हों। फिर आगे कवि कहता है कि बबूल और शेफालिका, बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ रहे हैं, यानी कि जो भी उसके संपर्क में आता है, बहुत से बहुत भिन्न स्वभाव का व्यक्ति, बहुत कठोर स्वभाव का व्यक्ति जब भी बालक के संपर्क में आता है तो वो भी मुस्कुरा देता है, उसका स्वभाव भी शेफालिका के फूलों के समान हो जाता है। सबसे अंत में लेखक कहता है कि बालक की मुस्कान से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो इस प्रकार से बेटा इस प्रश्न के उत्तर में 4 बिंब बताए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर इस प्रकार से है, मुस्कान प्रसन्नता का सूचक है, मुस्कुराता हुआ व्यक्ति आनंद एवं उत्साह से भरा रहता है, जो वह चारों ओर प्रसन्नता का अनुभव ही करता है। इसके विपरीत क्रोध में व्यक्ति के चिंतन मनन की शक्ति शून्य हो जाती है, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं रहता, क्रोध में व्यक्ति अपना अहित कर लेता है। तो देखो बेटा प्रश्न पूछा गया था कि मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण का चित्रण कीजिए या भिन्नता का चित्रण कीजिए। तो देखो बेटा आप जानते ही हैं, जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उसके चारों ओर का वातावरण भी प्रसन्न हो उठता है, उसे चीज़ों में आनंद आने लगता है, हर प्रश्न में हर जगह उसको प्रसन्नता का भाव चित्रित होता है। पर जब व्यक्ति क्रोध में होता है तब बिल्कुल मनोभाव उल्टे हो जाते हैं, उसको हर चीज़ में कमियां दिखने लगती हैं, वो स्वयं तो क्रोध के कारण अपना नाश कर ही लेता है, अपने आजू बाजू के लोगों को भी हानि पहुंचाता है। तो इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। और बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। बच्चे से कवि की मुलाकात बड़ी ही लुभावनी रही, कवि बालक की मुस्कान देखकर वात्सल्य भाव से भर गया। वही बच्चा अपने समक्ष एक अजनबी कवि, अजनबी बेटा अजनबी से आशय कवि से है, कवि को देखकर अजनबियों की तरह व्यवहार करता है। वह कवि को कनखियों से एकटक देखता रहता है, कभी भी बालक की मुस्कान देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। बेटा इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर है। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। शिशु के धूलि धूसर शरीर को देखकर कवि नागार्जुन ने क्या कल्पना की? उत्तर है, शिशु के धूलि धूसर शरीर को देखकर कवि का हृदय पुलकित हो उठता है एवं वह कल्पना करता है कि मानो कमल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल उठे हों। अर्थात धूलि धूसर बालक को कवि ने कमल की उपमा दी है, यानी कि कवि जो है बालक को
उपमा देता है कमल की और बताता है कि देखकर आपको ऐसा लगता है, बालक को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी झोपड़ी में जो है वो कमल खिल उठा है। तो बेटा इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल किसके प्रतीक हैं? तो अभी बताया था बेटा, बताइए किसके प्रतीक है बांस और बबूल। आइए उत्तर के माध्यम से समझ लेते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल के पेड़ निष्ठुर एवं रसहीन व्यक्तियों के प्रतीक हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मधुर मुस्कान देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति के मन में भी रस उतर आता है, यानी कि जो बच्चे की मुस्कान देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है, उसके मन में भी वात्सल्य का भाव आ जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। छू गया तुमसे कि झरने लगे शिफालिका के फूल, इस पंक्ति का आशय नागार्जुन की कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो बेटा देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लगे शिफालिका के फूल पंक्ति में कवि नागार्जुन ने यह भाव दर्शाया है कि शिशु का स्पर्श इतना कोमल और हृदय स्पर्शी होता है कि बांस और बबूल जैसे कठोर और कांटेदार पेड़ों से भी शिफालिका के फूल बरसने लगते हैं। अर्थात कठोर हृदय का व्यक्ति कोमल हो जाता है, उसके मन में भी जो होता है वो वात्सल्य का भाव आ जाता है। बच्चों बढ़ते हैं आगे अंतिम प्रश्न की ओर। यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चा कवि को कनखियों से देखते हुए कैसा व्यवहार करता है, स्पष्ट कीजिए। यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चा कवि को देखकर शर्मा जाता है। इसी शर्म के कारण वह कवि को कनखियों से देखता है और मुस्कुराता है। उसकी यही मुस्कान कवि का मन मोह लेती। तो बेटा होता यह है कि कवि बालक से मिलता है और उसके घर जाता है, वहाँ देखता है बालक बढ़िया मुस्कुरा रहा होता है, खेल रहा होता है। पर जब बालक कवि को देखता है तो एक अजनबी को अपने सामने देखकर कवि को देखकर बालक चुपचाप उससे नजरें चुरा लेता है और कनखियों से उसको देखना शुरू करता है। और जब बालक इस प्रकार से अपने मनोभाव व्यक्त करता है तो यही बात जो है वो कवि का मन मोह लेती है। कुछ इस प्रकार से इस कविता के सारे प्रश्नों का उत्तर हमने जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारी अगली कविता है फसल। पहले तो इसके मनोभाव को समझ लेते हैं। कविता के माध्यम से कवि ने फसल के उत्पादन में सहायक घटक जल, वायु, प्रकाश, कृषक के महत्व को बताया है एवं स्पष्ट किया है कि लेहाती फसलें प्रकृति एवं मनुष्य का मिला जुला परिणाम है। बेटा परिणाम से आशय यानी कि दोनों के संयोग से ही फसलें जो होती हैं वो विकसित होती हैं, वो बढ़ती हैं। तो हमारा पहला पद इस प्रकार से बेटा, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। बेटा ये जो कविता है ये कविता है नागार्जुन जी, और इस कविता के माध्यम से उन्होंने फसल का दार्शनिक स्वरूप प्रस्तुत किया है कि वो फसल को किस तरीके से देखते हैं, कवि की नज़र में फसल क्या है। तो बेटा ये तो अभी हमने पढ़ा पद। आइए अब बढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। कवि का भाव ये है, कवि कहता है कि ये लेहाती फसलें एक नहीं बल्कि कई नदियों के पानी का चमत्कार है, यानी कि जादू है। इस फसल की इस भरपूर उपज के पीछे एक दो नहीं बल्कि असंख्य मजदूरों ने पसीना बहाया है, तब जाकर फसल तैयार हुई है। इसी प्रकार फसल कई गुण धर्म वाले खेतों की मिट्टी का गुण सजोए हुए हैं। बेटा यहाँ जनरली कवि ये बता रहा है कि जो आप फसल देखते हैं वो एक आध या एक बार के प्रयास से जन्म नहीं लेती है। लहलहाती जो फसल है उसके पीछे कई चीज़ें होती हैं, जैसे पानी। पानी केवल एक नदी का पानी नहीं, पानी की भी एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। ऐसा कहकर कवि ये बताना चाह रहा है कि कोई भी चीज़ जो हमें दिख रही है वो केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, उसका एक बहुत लंबा अतीत होता है और वो लंबा अतीत तय कर कर ही फसल या कोई भी चीज़ हमारी नज़र के सामने आती है, कोई भी चीज़ तैयार होती है। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले पद की ओर। देखिए फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, पूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। आइए बच्चा इसके अर्थ को समझ लेते हैं हम। कवि फसल का महत्व प्रश्नात्मक शैली में बताता है। प्रश्नात्मक बेटा यानी कि प्रश्न करना।
सबसे पहले वह यही पूछता था ना कि का फसल क्या है, प्रश्नात्मक शैली में बताता है और कहता है कि फसल में कई दिनों, कई नदियों के पानी के गुणधर्म हैं, साथ ही साथ फसल में असंख्य श्रमिकों के स्पर्श समाये हैं। फसल मिट्टी के गुणों का मिला जुला रूप है और फसल में धूप का रूपांतरण भी है। अंत में कवि फसल को हवा की सिमटी हुई थिरकन भी कहता है। तो बेटा इस प्रकार से कवि फसल के प्रति अपने भाव व्यक्त करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न हल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इस कविता के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए इसी क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर इस प्रकार से है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे निम्न हैं। पहला है बेटा नदियों का पानी, दूसरा है मिट्टी के गुणधर्म, तीसरा है किसानों का श्रम और सबसे अंत में बात की गई है सूर्य की धूप और हवा की। बेटा ये कुछ प्रमुख तत्व हैं जो कविता की दृष्टि के हिसाब से फसल उपजाने के लिए अनिवार्य हैं और व्यवहारिक दृष्टि के लिए भी ये उपयोगी हैं, यानी कि इनके बिना फसल व्यवहारिक रूप में भी उत्पन्न नहीं हो सकती। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? उत्तर इस प्रकार से है, कवि इन शब्दों के माध्यम से किसान के श्रम की महिमा को व्यक्त करता है कि किसान के श्रम का स्पर्श पाकर फसल फलती फूलती है। यह किसान की महिमा एवं गरिमा ही है कि वह हमारे लिए फसल उगाता है। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न है, फसल क्या है? इसको लेकर फसल के बारे में कवि क्या क्या संभावनाएं व्यक्त करता है? तो देखिए बेटा उत्तर है, फसल को कवि बताता है कि भाई वो नदियों के पानी का जादू है, हाथों मनुष्य के हाथों के स्पर्श की गरिमा, खेतों की मिट्टी का गुण, सूरज की किरणों का रूपांतरण, हवा की धड़कन, मनुष्य का श्रम और प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे जल, हवा, प्रकाश, मिट्टी और मनुष्य के सहयोग का मिला जुला रूप ही फसल है। तो इस प्रकार से बेटा कवि फसल के विषय में अपने विचार रखता है। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं एक और नई कविता की जिसका नाम है संगतकार। तो पहले हम समझ लेते हैं कविता का भाव क्या है, कि कविता ये हमसे वास्तव में कविता किस भाव को लेकर लिखी गई है। तो ये कविता का भाव इस प्रकार है, संगतकार कविता में कवि ने गायक का साथ देने वाले सह कलाकार के महत्व को बताया है। जीवन के अनेक प्रसंगों में हम कई प्रेरणाएं सीख अपने सहयोगियों से भी लेते हैं या हमें वो उनसे सीख मिलती है। इस कविता में कवि संगतकार की उपमा देते हुए उन सभी के महत्व को स्पष्ट करता है। तो ये था बेटा कविता का भाव। आइए बढ़ते हैं कविता के अर्थ की ओर। तो सबसे पहले पद इस प्रकार से है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका रिश्तेदार या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। बेटा ये थी कविता। अब आइए हम इसके भाव को समझते हैं कि कविता का योग। आइए बच्चों अब बढ़ते हैं कविता के अर्थ की तरफ। तो देखिए, जब मुख्य गायक अपनी भारी भरकम आवाज में गायन प्रारंभ करता है तो संगतकार उसका साथ देता है। संगतकार की आवाज बहुत ही कमजोर कांपती हुई लगती है, परंतु उसकी आवाज की एक अलग सुंदरता है जो मुख्य गायक की आवाज के साथ मिलकर उसकी प्रभावशीलता को बढ़ा देती है। कवि को ऐसा लगता है कि यह संगतकार गायक कोई बहुत ही करीबी या जान पहचान वाला रिश्तेदार है या फिर ये उसका कोई शिष्य है जो कि उससे गायकी सीख रहा है। इस प्रकार वह बिना किसी की नज़र में आए निरंतर अपने कार्य को करता रहता है, अपने कार्य में लगा रहता है। इस प्रकार से बेटा इस पद का अर्थ था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पद की ओर। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर
चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभालते रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, वह नौसिखिया था। तो बेटा होता ये है, आइए इसका अर्थ समझ लेते पहले। आइए बच्चों बढ़ते हैं कविता के अर्थ की ओर। अर्थ इस प्रकार से है, मुख्य गायक जब गाते गाते स्वरों में खो जाता है अर्थात भटक जाता है, संगतकार निरंतर अपनी कोमल एवं सुरीली आवाज में संगीत के सुर ताल को पकड़े रहता है। वह मुख्य गायक को उसकी इस भटकन से बाहर निकालता है और संगीत के सुर ताल को वापस पकड़ने में उसकी सहायता करता है। इस दौरान ऐसा लगता है मानो मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ते हुए चला जाता है और संगतकार उसे समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ता है। इससे मुख्य लेखक को उसके बचपन की याद आ जाती है, जब वह संगीत सीखा करता था और अक्सर स्वरों को भूल जाया करता था। बेटा देखो इस कविता का भाव बस इतना है कि कई बार ऐसा होता है कि मुख्य गायक जो होता है वो गाते गाते अपने सुर से अपने साज से भटक जाता है, और जब वह भटक जाता है तो संगतकार ही एक मुख्य साज के रूप में एक साज छेड़ता है और उसी साज के आधार पर गायक वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ता जा रहा है और संगतकार उसे बटोरता जा रहा है। अब इसी दृश्य को देखते हुए कवि को ऐसा लगता है, यानी कि कवि को अपने बचपन की याद आ जाती है जब वह संगीत सीख रहा होता था। बेटा इस प्रकार से इस पद का अर्थ हमने जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। चार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। बेटा ये कविता का पद था, आइए इसका अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाना गाता थक जाता है और उसके अंदर गाने का उत्साह एवं ऊर्जा समाप्त हो जाती है, उसके स्वर नीचे आने लगते हैं। बेटा नीचे आने लगने का जो अर्थ है वो है स्वर के अस्त होने। ऐसे में संगतकार मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने और उसके स्वर को फिर से ऊपर उठाने के लिए उसके पीछे पीछे स्वर में स्वर मिलाता है, मानो जैसे वह मुख्य गायक को सहारा दे रहा हो। स्वर सुनकर मुख्य गायक में फिर से ऊर्जा का संचार हो जाता है और वह अपनी धुन में गाता चला जाता है। कभी कभी तो वह सिर्फ इसलिए गाता है कि मानो मुख्य गायक को यह एहसास दिला रहा हो वह अकेला नहीं है और कभी भी एक राग को दोबारा भी गाया जा सकता है। तो बेटा इस प्रकार से इस कविता का अर्थ था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पद है बेटा वो इस कविता का बहुत महत्वपूर्ण पद है, यहाँ से प्रश्न भी आते हैं बहुत सारे, तो इस पद को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, और उसकी आवाज में तो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं कि मनुष्यता समझना या समझा जाना चाहिए। अब देखिए होता क्या है बेटा कि कवि संगतकार के त्याग को स्पष्ट करते हुए कहता है, जो खुद की प्रसिद्धि एवं मान सम्मान की परवाह किए बिना मुख्य गायक के साथ गाता चला जाता है। इससे इस बात का ख्याल भी रहता है कि कहीं वह मुख्य गायक से ज़्यादा आगे ना निकल जाए, और इसी कारणवश उसकी आवाज़ में एक संकोच या हिचक साफ सुनाई देती है। वह हमेशा अपनी आवाज़ मुख्य गायक से धीमी रखने की कोशिश करता है एवं अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ज़्यादा उठने नहीं देता है। इससे उसकी विफलता नहीं बल्कि उसका बड़प्पन या मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो बेटा होता यह है कि संगतकार हमेशा जो होता है वो मुख्य गायक से पीछे गाता है, यानी कि मुख्य गायक से धीमा गाता है, उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता है।
और इस बात को उसकी मनुष्यता माना जाना चाहिए कि वह प्रतिभा संपन्न होते हुए भी मुख्य गायक को आगे बढ़ाता है और खुद उस मुख्य गायक से पीछे रहता है। तो बेटा इस प्रकार से हमने कविता के भाव को समझा। आइए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। तो देखिए इस क्रम में पहला प्रश्न है, संगतकार कविता में कवि ने आम लोगों से क्या अपेक्षा की है? संगतकार स्वयं गौण भूमिका में रहकर मुख्य कलाकार को आगे बढ़ाता है, किंतु समाज उसके इस योगदान की उपेक्षा करता है। कवि आम लोगों से अपेक्षा करता है कि वे ऐसे समर्पित व्यक्तियों को यथा योग्य सम्मान दें। प्रतिभा संपन्न होते हुए भी मुख्य कलाकार से आगे ना बढ़ना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता एवं उदारता का परिचय है। तो इस प्रकार से बेटा कवि ये चाहता है कि संगतकार जो होता है वो मुख्य गायक की तुलना में या मुख्य गायक के बराबर ही प्रतिभा संपन्न होता है, परंतु वह अपने स्वर को नीचे रखता है और गायक को आगे बढ़ाता है। तो इसको उसकी मानवता मानना चाहिए और समाज को चाहिए कि संगतकार को इस कारण भरपूर सम्मान दे जिस सम्मान का वो हकदार है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संगतकार की आवाज में हिचक क्यों सुनाई देती है? उत्तर इस प्रकार से है, संगतकार निस्वार्थ भाव से मुख्य गायक की सफलता के लिए प्रयास करता है। वह प्रतिभा संपन्न होते हुए भी वह अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से अधिक प्रभावी नहीं होने देता। स्वयं को पीछे रखने की इस कोशिश में उसकी आवाज में एक हिचक सुनाई देती है और यही हिचक जो होती है बेटा वो उसकी मानवता का प्रतीक भी होती है। तो आइए बढ़ते आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, संगतकार किसे कहते हैं? उसकी क्या भूमिका होती है? उत्तर इस प्रकार से है, मुख्य गायक का साथ देने वाले सहायक कलाकार को संगतकार कहते हैं। संगतकार अपने को सहायक के रूप में रखकर मुख्य कलाकार का साथ निभाता है और जब गायक का गला बैठने लगता है, उत्साह धीमा होने लगता है, तब संगतकार उसे ढाढ़स बंधाता है। बेटा ये संगतकार की मुख्य भूमिका थी और ये संगतकार का परिचय था। आइए आगे बढ़ते हैं। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक की सहायता करता है? कविता के आधार पर उसकी विशेष भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखिए तार सप्तक में जाने पर संगतकार मुख्य संगीतकार के बिखरते स्वरों को संभालता है। गायक के भटकने पर वह उसे बार बार गाकर पुनः स्थिर करने का प्रयास करता है। मुख्य गायक के स्वर में लाकर उसके गायन को प्रभावपूर्ण बनाता है और उसके महत्व को बनाए रखने में योगदान देता है। इस प्रकार संगतकार सहायक के रूप में अपनी भूमिका प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न बेटा इस प्रकार से है, संगतकार की हिचकी आवाज उसकी विफलता क्यों नहीं है? उत्तर बेटा संगतकार योग्य होते हुए भी जानबूझकर अपनी आवाज को नीचा रखता है और अपनी भूमिका को मुख्य गायक का सहयोग करने तक सीमित रखता है। इस प्रकार संगतकार की हिचकी आवाज उसकी विफलता नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता का प्रतीक है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संगतकार में त्याग की उत्कट भावना भरी है, स्पष्ट कीजिए। देखिए बेटा उत्तर किस प्रकार से है, संगतकार मुख्य कलाकार से कुशल एवं योग्य होते हुए मुख्य कलाकार को संबल प्रदान करता है, उसे भटकने से बचाता है। स्वयं प्रतिभाशाली होते हुए भी वह मुख्य कलाकार को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार संगतकार में त्याग की उत्कृष्ट भावना दिखाई पड़ती है। बेटा ये था इस प्रश्न का उत्तर। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए संगतकार कविता के माध्यम से कवि किन किन लोगों की ओर संकेत करता है? संगतकार संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं? तो देखिए बेटा इस प्रश्न का उत्तर क्या है, कवि ने संगतकार कविता के माध्यम से ऐसे लोगों की ओर संकेत किया है जो स्वयं प्रतिभा संपन्न होते हुए भी अन्य लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। संगतकार केवल संगीत के क्षेत्र तक सीमित नहीं है, अन्य क्षेत्रों जैसे टेलीविजन, फिल्म, मीडिया, खेल आदि क्षेत्रों में भी इनकी उपस्थिति दिखाई देती है। तो इस प्रकार से बेटा संगीतकार जो होते हैं वो सहायक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और ये केवल संगीत के क्षेत्र में नहीं कई और फील्ड्स में भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए मजे हुए संगीतकार को भी अच्छे संगतकार की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर है मजे हुए प्रतिष्ठित संगीतकार को भी अच्छे संगतकार की आवश्यकता
आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला कारण क्या है बेटा? पहला है अपने गायन को प्रभावशाली बनाने के लिए। दूसरा कारण है कठिन समय में ढाढ़स बनाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि संगीत का प्रयोग करते करते जो गायक होता है वो थोड़ा सा भटक जाता है, तो इस समय उसको ढाढ़स बनाने के लिए संगीतकार जो है वो अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। फिर आगे है बेटा मुख्य गायक के भटकने पर उसे संभालने के लिए। तो इस प्रकार से बेटा ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। आइए आगे बढ़ते हैं। कवि किसे मनुष्यता मानता है और क्यों? संगतकार कविता के आधार पर लिखिए। कवि की मान्यता है कि अच्छा संगतकार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा और प्रभावी बनाने में सदा हिचकता है। कवि उसकी इस हिचक को मनुष्यता मानता है। संगतकार का प्रतिभा संपन्न होने के बाद भी मुख्य गायक से कम प्रभावी होना उसका त्याग और समर्पण ही है। तो बेटा ये प्रश्न का उत्तर था। इस प्रकार हमने, अब देखिए एक प्रश्न और है उसको भी समझ लेते हैं। राख जैसा किससे और क्यों कहा गया है? संगतकार कविता में कवि स्पष्ट करता है कि जब मुख्य गायक गाते गाते तार सप्तक पर पहुंच जाता है तब उसकी आवाज धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है, उसका स्वर बुझने लगता है। इसी इसे ही कविता में राख जैसा कहा गया है। तो देखो बेटा समझ लो होता क्या है, तार सप्तक में पहुंचने पर, तार सप्तक यानी कि जब गायक जो है वो उच्च स्वर में गाना प्रारंभ कर दे तो उसे ही बेटा तार सप्तक कहा जाता है। और जब गायक वहां पहुंच जाता है और गाना प्रारंभ कर देता है तो धीरे धीरे उसका गला बैठने लगता है, और इसी बैठते गले को, इसी स्वर के मंद होने को कहा गया है राख जैसा। कि राख भी कब जन्म लेती है? जब धीरे धीरे आग बुझना शुरू हो जाती है, तो इस प्रकार से राख जन्म लेती है। बेटा ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए मिलते हैं आगे कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए PW के साथ। धन्यवाद।